हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एसेस फॉर मैनुआ में। तो कहानी की शुरुआत होती है रिवार्ड नाम के एक शख्स से, जो एक अस्पताल के व्यस्त गलियारे में खड़ा था जब उसका फ़ोन बजा। स्क्रीन पर उसकी प्रेमिका माया का नाम चमक रहा था। उसने फ़ोन उठाया और दूसरी तरफ से माया की चिंतित आवाज़ आई, रिवर, क्या ये सच है कि तुम्हें काम पर डांट पड़ी है? रिवर ने एक गहरी सांस ली। डांट? नहीं माया, मुझे विभाग से हटा दिया गया है, 1 महीने के लिए निलंबित कर दिया गया है। माया की आवाज़ में एक पल के लिए खामोशी छा गई। फिर उसने धीरे से पूछा, क्या तुम नौकरी बदलने के बारे में सोच रहे हो? रिवर ने कड़वाहट भरे स्वर में जवाब दिया, मैं तो अब छोड़ देना चाहता हूँ माया, लेकिन मेरे पास पैसे की तंगी है। अगर मैं अभी नौकरी छोड़ दूँ तो मेरे माता पिता का कर्ज कौन चुकाएगा? माया फिर चुप हो गई। कुछ पल बाद उसने ऐसी बात कही जिसने रिवर को स्तब्ध कर दिया। रिवर, शायद हमें अपने रिश्ते पर दोबारा विचार करना चाहिए। रिवर को लगा जैसे किसी ने उसके सीने पर वार किया हो। क्या? तुम ये क्या कह रही हो माया? माया ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मेरे सहकर्मी लगातार मेरे पीठ पीछे फुसफुसाते हैं। इस बार उन्होंने तुम्हारे व्यवहार के बारे में बात की। रिवर ने उसे बीच में ही टोक दिया। मैंने कुछ गलत नहीं किया माया, मैं तो बस अपने नैतिक सिद्धांतों की रक्षा कर रहा था। लेकिन माया ने उसे फिर रोका। रिवर, मैं गंभीर बात करना चाहती हूँ। उसकी आवाज़ में ठंडक थी। हम भले ही अलग अलग विभागों में हों, लेकिन हमारा रिश्ता तो ऑफिस रोमांस ही है। और अब जब तुम्हारा रिसर्च इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर हैंक से झगड़ा हो गया है, मुझे भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। लोग मुझे तिरछी नज़रों से देखते हैं। मैं इस सब में बहुत ऊर्जा खर्च कर रही हूँ। रिवर का गुस्सा भड़क उठा। तुम्हें तो पता है माया, हैंक ने क्या क्या गलत किया है, और अब तुम वैसी वैज्ञानिक बन रही हो जो कुछ देखकर भी अनदेखा कर देती है। माया की आवाज़ में दर्द और थकान थी। हाँ रिवर, मैं उस समाज का हिस्सा हूँ जो अनदेखा करता है, लेकिन मैं अब और नहीं सह सकती। ये आखिरी बार है जब मैं ये बात कह रही हूँ। प्लीज़ मुझसे नाराज़ मत होना। तुम अब बच्चे नहीं हो, न ही 20 साल के। उसने एक पल रुक कर कहा, मुझे माफ़ करना रिवर, और कृपया अब मुझे फ़ोन मत करना। फ़ोन कट गया। रिवर ने फ़ोन को अपनी हथेली में ज़ोर से भींच लिया। उसका चेहरा गुस्से और दर्द से लाल हो गया। उसने मन ही मन हैंक को कोसा, जिससे वो अपनी सारी मुसीबतों का जिम्मेदार मानता था, लेकिन गहरे में वे अब खुद को भी दोष देने लगा था। इस दुनिया में सिद्धांतों की रक्षा की कीमत चुकानी पड़ती है, ये वो समझ चुका था। गुस्सा करने का अब कोई मतलब नहीं था। 4 दिन पहले जब रिवर को निलंबित नहीं किया गया था, वे अपने ऑफिस में कैंसर रोधी दवाओं के बीच काम कर रहा था। तभी उसका सहायक क्रिस दौड़ता हुआ आया। रिवर, बड़ी खबर, हमारी कंपनी ने सेलिक्योर खरीद लिया है। रिवर का चेहरा आश्चर्य से भर गया। सेलिक्योर? लेकिन वे तो अभी क्लिनिकल ट्रायल्स में हैं। क्रिस ने उत्साह से कहा, हाँ, लेकिन हमारी मैनेजमेंट ने इसके लिए 10 अरब का निवेश किया है। ये इसके लायक है। रिवर ने भौं सिकोड़ते हुए कहा, अगर ऐसा है तो हमें इसे जल्द से जल्द पूरा करना चाहिए, लेकिन मुझे यकीन नहीं हो रहा कि हमारी कंपनी ने इसे पहले ही खरीद लिया। वे जानता था कि सेलिक्योर हमारी कंपनी की दवाओं से कहीं बेहतर है। उनकी दवा एलोआ के साइड इफ़ेक्ट्स थे, चकते, और इसे लंबे समय तक लेना पड़ता था, लेकिन सेलिक्योर उसमें ऐसा कुछ नहीं था। तभी ऑफिस में एक काली बालों वाली लड़की दाखिल हुई। वे रिसर्च की प्रभारी थी और सेलिक्योर की खरीद की खबर सुनकर वे भी हैरान थी। हमें इसे जल्द से जल्द खत्म करके बेचना चाहिए, रिवर ने सुझाव दिया। मुझे लगता है कि सेलिग्नारा कंपनी अभी भी कुछ नया बना सकती है। क्या हमें कोई अच्छे नतीजे मिले थे? रिवर ने आत्मविश्वास से जवाब दिया, हाँ, ये दवा बेहतर काम करेगी और मैं इसे किसी से भी बेहतर तरीके से पूरा कर सकता हूँ। बाद में रिवर उस जगह गया जहाँ हड्डियों के अवशेष रखे जाते थे। वो एक बूथ के पास रुका जहाँ एक छोटी लड़की की तस्वीर थी। उसने तस्वीर को देखकर धीरे से कहा, देख, तेरा भाई आ गया। उसने अपनी छोटी बहन, जिसे वे खो चुका था, से वादा किया, थोड़ी देर बाद मैं तुम्हारा बदला ले लूंगा। एक नई दवा बनाई गई है और हमारी कंपनी ने इसे खरीद लिया है। मैं वादा करता हूँ अब ना कोई और कैंसर से मरेगा। उसी दिन डायरेक्टर हैंक ने उसे अपने ऑफिस में बुलाया। रिवर, तुम सेलिक्योर को लेकर इतने उत्साहित क्यों हो? हैंक ने सवाल किया। रिवर ने बिना हिचक जवाब दिया, क्योंकि ये हमारी कंपनी की दवाओं से कहीं बेहतर है। इसका क्लिनिकल क्योर रेट ज़्यादा है और साइड इफ़ेक्ट्स कम है। हैंक का चेहरा सख्त हो गया। रिवर को उस पल एहसास हुआ कि उसकी सच्चाई शायद उसे महंगी पड़ेगी। हैंक का चेहरा तनाव से सख्त हो गया।
उसने रिवर की ओर देखते हुए पूछा, क्या तुमने कभी सेलिक्योर की खामियों के बारे में सोचा है? रिवर एक पल के लिए चुप रहा। वे जानता था कि सेलिक्योर की कीमत कम है, इसके गुण हमारी दवा एलोआ से कहीं बेहतर हैं, साइड इफेक्ट्स नहीं है और पूर्ण रिकवरी का समय भी कम है। फिर भी वे कुछ कहने की कोशिश करने लगा। हाँ, शायद इसमें कुछ कमियां हों, उसने शुरू किया, लेकिन सेलिक्योर से इलाज में सिर्फ 2 साल लगते हैं, जबकि एलोआ को 5 साल। हैंक ने बेरुखी से जवाब दिया, मुझे अभी तक कोई शक नहीं, लेकिन मरीज को तो कोई एक दवा चुननी ही पड़ेगी। बताओ रिवर, कंपनी की बिक्री के लिहाज से क्या बेहतर है? रिवर का दिमाग तेजी से चला। वे जानता था कि एलोआ की कीमत सेलिक्योर से कहीं ज्यादा है और इसका रिकवरी पीरियड भी लंबा है। स्वाभाविक रूप से एलोआ की बिक्री ज्यादा थी। उसने जवाब देने से पहले एक गहरी सांस ली, लेकिन हैंक ने उसकी चुप्पी को भांप लिया। मैंने सेलिक्योर इसलिए खरीदा ताकि तुम जैसे लोगों से छुटकारा पा सको, हैंक ने ठंडे लहजे में कहा। दीवा स्वप्न देखना बंद करो रिवर, और जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। रिवर का दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या बाकी लोगों को इस बारे में पता है? उसने पूछा। हैंक ने व्यंग्य भरी हंसी हंसते हुए कहा, हमारी कंपनी में तुम जितने अक्षम और भोले लोग 2 और नहीं है। ये शब्द रिवर के सीने में तीर की तरह चुभे। वे इतना उत्साहित था, लेकिन अब उसे अपमानित महसूस हो रहा था। हैंक ने आगे कहा, विज्ञान में पैसा लगता है रिवर, तुम्हारी मासिक तनख्वाह, तुम्हारी रिसर्च रिएजेंट्स, सब में पैसा लगता है। वह रिवर की ओर झुका और बोला, ये तुम्हारा विश्वविद्यालय नहीं है, ये एक कंपनी है जिसे मुनाफा कमाना है। उस पल रिवर को साफ हो गया कि हैंक कोई वैज्ञानिक नहीं था। कैंसर ड्रग विभाग में हर कोई ये जानता था, लेकिन कोई सवाल नहीं उठाता था। वैज्ञानिक जो कैंसर ड्रग बनाते थे, वे बेहतर दवाओं के आविष्कार को अनदेखा करने का ढोंग करते थे। ये सब एक धोखा था। रिवर ने सिर झुकाया और धीरे से बुदबुदाया, धोखेबाज। उसने अपनी कॉफी के कप में अपनी परछाई देखी। गुस्सा, अन्याय के प्रति घृणा और तिरस्कार, ये भावनाएं उसे अंदर से खाए जा रही थीं। उसे ऐसा लगा जैसे वो उल्टी कर देगा। जिन बुजुर्गों का वे सम्मान करता था, जिन पर वे भरोसा करता था, वे सब झूठे निकले। दुनिया की सबसे अच्छी फार्मास्यूटिकल कंपनी जहां वे काम करता था, वे भी एक धोखा थी। अचानक रिवर का गुस्सा फट पड़ा। उसने मेज पर जोर से मुक्का मारा, जिससे हैंक चौंक कर पीछे हट गया। तुम नीच इंसान हो, वे चीखा। खुद को वैज्ञानिक कहने की हिम्मत मत करना। हैंक के जवाब का इंतजार किए बिना रिवर तेजी से ऑफिस से बाहर निकल गया। उसका दिल भावनाओं के तूफान से भरा हुआ था, लेकिन वे रुका नहीं। निलंबन के बाद का 1 महीना रिवर के लिए धुंधला सा बीता। वे उसने खुद को शराब में डुबो दिया। वे कंट्रोल खो चुका था और उसका जीवन एक नशे की आदत में तब्दील हो गया था। उसने पूरे महीने में ज्यादातर समय शराब पीते हुए बिताया। कंपनी में मिले धोखे और निराशा ने उसे इस हद तक तोड़ दिया था कि उसे कुछ याद ही नहीं रहा। जल्द ही रिवर ने एक डॉक्टर से मुलाकात की, जिसने उसे बताया कि उसे हेपेटाइटिस हो गया है। अगर तुमने शराब पीना जारी रखा, डॉक्टर ने चेतावनी दी, तो तुम्हें लिवर सिरोसिस हो सकता है और तुम मर सकते हो। रिवर ने उस पल सोचा कि जीवन पूरी तरह बेकार है, लेकिन आत्महत्या का ख्याल उसके मन में नहीं आया। वे जानता था कि अगर वे हार मान लेगा तो उसके माता पिता और उसकी छोटी बहन की यादें भी बेकार चली जाएंगी। उसने मन ही मन ठान लिया कि वे अपनी दिवंगत बहन को और शर्मिंदा नहीं होने देगा। उसे फिर से हिम्मत जुटानी थी। रिवर ने खुद को संभाला और लाइफ क्रिएशन रूम की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, उसने जोर से कहा, मैं रिवर हूँ, कैंसर ड्रग रिसर्च विभाग से। कमरे के अंदर उसने एक युवक को अपने वर्क स्टेशन पर सोते हुए देखा। रिवर ने चारों तरफ नज़र दौड़ाई। लाइफ क्रिएशन विभाग वे जगह थी जहाँ फैटी एसिड्स, न्यूक्लियोटाइड्स, इलेक्ट्रोलाइट्स और अन्य जैविक तत्वों पर काम होता था। यहाँ कृत्रिम रूप से जीवित कोशिकाओं का संश्लेषण किया जाता था और जीवन सृजन के नए रूपों की खोज की जाती थी। रिवर ने ऊपर देखा जहाँ लैब का साइन बोर्ड टंगा था। उसका नंबर देखकर उसे एहसास हुआ कि शायद इस विभाग को उन प्रॉब्लमेटिक कर्मचारियों को अलग करने के लिए बनाया गया था जैसे वे, लेकिन कमरा आश्चर्यजनक रूप से साफ सुथरा था। मेजों पर इलेक्ट्रोफोरेसिस किट और ज़रूरी सिस्टम्स रखे थे। तभी उसका ध्यान एक अजीब सी आवाज़ की ओर गया। उसने सिर घुमाया और देखा कि एक हीटिंग यूनिट काम कर रही थी जो टेस्ट सब्सटेंस को एक निश्चित तापमान पर नियंत्रित करती थी। लेकिन उसे समझ नहीं आया कि इसके साथ क्या करना है। यह भी स्पष्ट नहीं था कि इतने लापरवाही से उपकरण को इस हालत में कौन छोड़ गया। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने फैसला किया कि सबसे पहले उसे हीटिंग यूनिट को बंद करना होगा ताकि पदार्थ और गर्म ना हो।
सावधानी से उसने चिमटे लिए और एक अज्ञात गुलाबी पदार्थ से भरी शीशी को बाहर निकाला। फिर उसने उसे ध्यान से एक अन्य कंटेनर में डाला। जब सब कुछ व्यवस्थित हो गया, रिवर ने राहत की सांस ली। लेकिन तभी उसे गुस्सा आया। ये लोग लैब को इस हालत में कैसे छोड़ सकते हैं?